आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग का यूनिट 2 होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबको यूनिट 2 ओपन करो। पहले हम लोग यहां से समझ लेते हैं। किताब अपने सामने रखना। तुम लोग को कुछ कुछ चीज मिलेगा अंडरलाइन करने का, अंडरलाइन करते जाना। इसमें उतना कॉपी नोट्स नहीं है, ज्यादा किताब का नोट्स में ही हम लोग को निर्भर रहना होगा, क्योंकि अगर कॉपी नोट्स लिखवाने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और सेम किताब वाला चीज को लिखवाना होगा। एकदम सिंपल भाषा और एकदम आसान चीज है। सबसे पहले इस चीज को समझो कि रिप्रेजेंटेशंस किसको बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशंस मतलब दावा, वो बात जो एक सेलर एक बायर को बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ गुड्स, with respect to the quality of goods, with respect to the fitness for buyer's purpose. एक एग्जाम्पल, हमको बोला गया कि हमको एक कंप्यूटर लेना है जो कि टीचिंग पर्पस के लिए फिट हो। हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए, रिलायंस डिजिटल में, हम बोले कि हमको एक ऐसा सीपीयू दे दीजिए जिससे हम टीचिंग कर पाए, और वो भाई साहब हमको गेमिंग का पीसी दे दिया। क्या अच्छा हम क्या बोले, हम उसको बताए ना कि मेरा पर्पस क्या है और मेरा पर्पस के लिए फिट क्या है, दे दीजिए। तो सेलर का जिम्मेदारी बनता है ना। अच्छा यहां पे बोल सकता है लेट द बायर बी अवेयर, नहीं। तो सीवियर टेम्पटर जो है ना, याद है लेट द बायर, उसका पूरा कच्चा चिट्टा खोल देंगे हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे, पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे उसका। और उसका बेसिस को समझने के लिए क्या समझना होगा, रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो दावा जो सेलर करता है। सेलर क्या क्या दावा कर सकता है, नेचर ऑफ द गुड से रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ द गुड से रिलेटेड, या फिर फिट फॉर द पर्पस ऑफ द बायर से रिलेटेड। क्लियर है यहां तक कहानी। अगर बायर सेलर के स्किल पर निर्भर है तो क्या सेलर बोल सकता है लेट द बायर बी अवेयर, नहीं। अगर हम दुकान में जाके बोले हमको दही चाहिए, हमको घर में कढ़ी बनाना है, और दुकानदार जो है वो मिष्टी दही दे दे, क्या दुकानदार बोल सकता है लेट द बायर बी अवेयर। हम उसको पर्पस बताएं और वो फिर भी गलती किया, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन सेलर्स चॉइस। ऐसे होता है ना, हम लोग शॉपकीपर को बोलते हैं आप अपने हिसाब से एक अच्छा क्वालिटी का कपड़ा दे दीजिए, राइट। तो ये सब टाइम पर हम सेलर के ऊपर निर्भर है। हम उसको बोल दिए कि भाई लेट द बायर बी अवेयर मत बोलना, तुम्हारा चॉइस है, तुम हमको अच्छा फिट चीज दो। क्लियर। और वो रिप्रेजेंटेशन, वो दावा, वो शर्त जो कॉन्ट्रैक्ट में रखा रहता है उसको स्टिपुलेशन यानी कि शर्त बोलते हैं। स्टिपुलेशन का बेसिक मतलब शर्त नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग का पर्पस के लिए स्टिपुलेशन को जो समझना है हम लोग शर्त बोल के समझेंगे तो हम लोग को क्लियर रहेगा। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 12 का 1, 2, 3, 4। सेक्शन 12 का 1 बताता है स्टिपुलेशन के बारे में, 2 बताता है कंडीशन के बारे में, 3 बताता है वारंटी के बारे में। पहले स्टिपुलेशन के डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। व्हाट इज स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन या वारंटी जिसके ऊपर निर्भर करता है, वो शर्त जिसके ऊपर कंडीशन या वारंटी निर्भर करता है। कंडीशन इज अ शर्त, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या है कीवर्ड, रिपीट करो, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन का ब्रीच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, रेप्यूडिएट, मतलब कैंसल हो सकता है। ठीक है। और वारंटी का मतलब स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इसका बीच पर क्या होता है, डैमेजेस ओनली हो सकता है। क्या गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, नो राइट टू कैंसिल द गुड्स, ओनली क्या, डैमेजेस। तो अभी हम कंडीशन और वारंटी को एकदम अच्छा से एक एग्जांपल से समझा रहे, ध्यान से सुनो, एकदम दिमाग में छप जाएगा ये एग्जांपल। ठीक है, सबका नजर यहां पे होना चाहिए। हम लोग एक कार शॉप में गए, मानो मारुति सुजुकी के शोरूम में गए, और बोले कि हमको एक ब्लैक रंग का कार चाहिए, मेरे को ब्लैक रंग का ही कार चाहिए, विच इज व्हाट, एसेंशियल। और कोई कलर चलेगा, और साथ में अगर वो कार का माइलेज
20 किलोमीटर पर लीटर हो तो अच्छा है। मेन पर्पस क्या है? ब्लैक कार। और कोलैटरल मतलब साथ में जुड़ा हुआ सेकेंडरी पर्पस क्या है? माइलेज। तो अगर मानो वो मेरे को ब्लैक रंग का कार नहीं देके व्हाइट रंग का कार घर में डिलीवर करा दे, क्या हम गाड़ी वापस करवा सकते हैं? हाँ, आप गाड़ी वापस करवाइए और आप पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो मेरे को गाड़ी भेजा और उसका माइलेज खराब है तो क्या हम गाड़ी वापस कर देंगे? भैया वो मेन पर्पस नहीं था, वो तो कोलैटरल था, मेन पर्पस के साथ जुड़ा हुआ था। तो उस केस में आप गाड़ी वापस नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस मांग सकते। यानी कि जहां आपका पेमेंट 5 लाख का था वहां आप 4.5 लाख रुपया दीजिए, क्योंकि वो वारंटी का ब्रीच किया है। तुम लोग का फोन में क्या होता है? वारंटी होता है। और फोन खराब होता है तो क्या होता है? रिपेयर होता है, रिप्लेस होता है क्या? नहीं। अगर यही कंडीशन का ब्रीच हो जाए, तुम उसको बोला कि मेरे को जो फोन है वो 6 GB रैम का चाहिए और सेलर 4 GB रैम का भेज दे, हम लोग वापस कर सकते हैं ना? तुम बोला मेरे को फोन चाहिए फिट फॉर गेमिंग पर्पस और वो जो फोन भेजा दैट वाज फिट फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड क्या फोटोग्राफी, क्या वो फोन हम वापस कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये मेन पर्पस का ब्रीच हुआ ना। तो क्या कंडीशन और वारंटी दिमाग में क्लियर है? कंडीशन में कौन सा पर्पस? मेन पर्पस। और इसमें कोलैटरल टू द मेन पर्पस। ये दोनों कीवर्ड है। एग्जाम में कंडीशन या वारंटी से क्वेश्चन आया, ये दोनों ये जो कीवर्ड है नहीं लिखा। पहला कीवर्ड एसेंशियल टू द मेन पर्पस, दूसरा रेप्यूडिएटेड। यहां पर कोलैटरल टू द मेन पर्पस, दूसरा डैमेजेस ओनली। ये कीवर्ड अगर तुम लोग नहीं लिखा 0 मिलेगा। इसमें 12 का 1 स्टिपुलेशन, 12 का 2 कंडीशन और 12 का 3 वारंटी याद रखना है। तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। 12 का 4 क्या बोलता है? इसको तो याद नहीं रखना, ये हिंदी में समझाएंगे समझ में आ जाएगा। भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन का ब्रीच हुआ या वारंटी का, कैसे समझ में आएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन को देख के कि वो कैसे बना है, दैट्स इट। अभी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? हम गए शॉपकीपर को बोले मेरे को वैसा दही दो जिससे हम कढ़ी बनाए। तो यहाँ पे अगर वो मेरे को मिष्टी दे देगा तो कंडीशन का वारंटी है या फिर कंडीशन का ब्रीच है या फिर वारंटी का ब्रीच है? कंडीशन का ब्रीच है ना। तो आओ, ये टेबल बड़ा जरूरी है, तुम लोग का बुक में होगा ये टेबल, है ना। पहला डिफरेंस, कंडीशन का मीनिंग। इसमें क्या था? एसेंशियल टू द मेन पर्पस। इसमें क्या था? कोलैटरल टू द। दूसरा रिलीफ क्या है? सोल्यूशन क्या है? अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है और डैमेजेस भी मांग सकता है। इसमें दोनों आके या तो कैंसिल कर दो चाहो तो, या फिर डैमेजेस मांगो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम अभी तुम लोग को जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक में समझाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, मेरे को ना वो ब्लैक रंग की जगह व्हाइट रंग का घर पे गाड़ी पहुंचा दिया, तो या तो हम बोल सकते गाड़ी वापस लेके चल जाओ, या फिर हम बोल सकते कि काम करो गाड़ी छोड़ दो। हम कंडीशन का ब्रीच नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि तुम वारंटी का ब्रीच किया, तुम सिर्फ डैमेजेस मेरे को दे दो, मतलब गाड़ी का दाम हम कम करके देंगे तेरा गलती के लिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन का ब्रीच। अच्छा, ज्यादा बड़ा ब्रीच किसका होगा, कंडीशन का या वारंटी का? तो बोलता है कि अगर तुम्हारा कंडीशन का ब्रीच हुआ है तो तेरे सामने दो ऑप्शन है ना, या तो सामान को कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर, और वारंटी में सिर्फ एक है ना। तो बोला कि कंडीशन में तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो कंडीशन का ब्रीच मान के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, या फिर यू कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब तेरे पास ऑप्शन है कि कंडीशन का ब्रीच में क्या है कि तुमको वापस करना है सामान, लेकिन तुम चाहो तो वारंटी का ब्रीच बोलकर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो सिर्फ। लेकिन वारंटी में ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या हम वारंटी का ब्रीच को कंडीशन का ब्रीच मान सकते हैं? यानी कि वारंटी तोड़ा है, वो वारंटी का स्टिपुलेशन तोड़ा है और हम बोल रहे हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, नहीं कर सकते ना। तो ज्यादा बड़ा कंडीशन है, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन may be treated as a breach of warranty, but a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. अभी एक सवाल, मेरे पास व्हाइट रंग का कार आया, हम ब्लैक बोले थे, कंडीशन का क्या हुआ? ब्रीच हो गया। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन था? रेप्यूडिएट या फिर
डैमेजेस। हम बोले हम रेप्यूडिएट नहीं करेंगे, सिर्फ डैमेजेस मांगेंगे, तो हम कंडीशन, हम किसका ब्रीच का एक्सरसाइज किए हैं? अब 2 महीना बाद मेरा मन बदल गया, हम चाहते हैं कि हम उसके ऊपर कंडीशन का ब्रीच करके गाड़ी वापस कर दे, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, अ ब्रीच ऑफ वारंटी, इट कैन नॉट बी रिवर्ट इनटू अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। एक बार जो चुन लिया वो चुन लिया, अब तुम वापस घूम के मत आना, सामान लेकर वापस मत आना। क्लियर? अब बढ़ते आगे। देखो हम बोले थे ना जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक होगा ऐसा सिनेरियोस जब ब्रीच तो कंडीशन का हुआ है लेकिन हम वारंटी का मानेंगे। सेक्शन 13 में इन केसेस के बारे में बताया गया है जहां पर बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का हक खो देता है। पहला क्या? बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। वो पहले तो कंडीशन बोला लेकिन बाद में उसको ना बड़ा पसंद आ गया व्हाइट रंग वाला गाड़ी, उसके अंदर कुछ कुछ फीचर्स था जो ब्लैक वाले कार में नहीं था, तो वो बोला अच्छा ठीक है वो वाला कंडीशन भूल जाओ, आई एम वेविंग द परफॉर्मेंस, तुमको वो कंडीशन परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। तो क्या अब वो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो पाएगा? अब क्या होगा? ब्रीच ऑफ, कोई भी दिक्कत होगा तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो सकता है। तो पहला सिचुएशन क्या है? बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस, खुद का बेनिफिट के लिए करेगा। दूसरा, बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट, बायर ऊपर वाले सिचुएशन में वो खुद बुलाना कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ वो डैमेजेस दो चलेगा। क्लियर है? तीसरा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नॉट सेवरेबल, यानी कि अलग नहीं हो सकता है। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट अलग नहीं हो सकता है और तुम एक पार्ट एक्सेप्ट किया, तो इसका क्या मतलब है? तुम पूरा पार्ट एक्सेप्ट किया। भैया एक एग्जांपल दीजिए, मानो एक मोबाइल फोन है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट था कि तुमको चाहिए आईफोन का 13 प्रो 3 कैमरा वाला, और वो तुमको दिया 2 कैमरा वाला फोन आईफोन का 13। कंडीशन का ब्रीच हुआ, लेकिन तुम बोल रहा है कि इसका जो कलर है हमको इसी कलर में चाहिए, और वो बोला कि इसका 13 प्रो में नहीं आता है, 13 में ही आता है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में सोचो क्या होगा भैया, क्या होगा? अगर आप बोल रहे कि तो हमको यही कलर चाहिए और आप लेने के लिए रेडी हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट तो नॉन सेवरेबल है, अलग हो सकता है क्या? ऐसा उपाय है कि 13 प्रो में मिले? नहीं मिले। तो अगर आप पूरा 13 को एक्सेप्ट कर ले, या फिर उसका खाली बोले कि हमको ऐसा कलर का ही सामान चाहिए, तो आपको वही फोन लेना होगा, और आप फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल सकते हैं कि हमको 13 प्रो नहीं दिया पाए, वापस कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस मांग सकते हैं। क्लियर है? और कहीं पे अगर लॉ मना कर दे कि अब इम्पॉसिबल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तो वहां पे भी क्या होगा? कंडीशन वारंटी में बदल जाएगा। भैया एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नहीं है, ये एग्जांपल हम यहां पे समझा रहे हैं, बट अप्लाई होगा वहां पर। तुम लोग क्लास बोला कि भैया हम लोग ऑफलाइन मोड में ही करेंगे, अचानक से लॉकडाउन लग गया, तुम लोग बोल रहे हैं कि भैया के ऊपर केस करना चाहते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। क्लियर है? कूल। अब एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस मतलब रिटन और ओरल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में इसका जिक्र हुआ है, या तो बोलकर हुआ होगा या फिर लिख कर हुआ होगा। और इंप्लाइड मतलब मान लो, प्रेज्यूम कर लो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ये रूम में क्लीनलीनेस होना चाहिए। तुम लोग जब पढ़ाई करेगा तो ये रूम साफ होना चाहिए, स्मेल नहीं आना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए डेस्क। ये क्या है? कंडीशन है। अच्छा ये बताओ, क्या ये एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस है या फिर इंप्लाइड है? इंप्लाइड है ना, मानना पड़ेगा ना इस चीज को। लेकिन ये रूम में तुम लोग का पढ़ाई टीवी से होगा, ये एक्सप्रेस था क्या? ये इंप्लाइड था क्या? अगर तुम लोग बोलेगा कि भैया मेरे को टीवी में ही पढ़ना है, और हम कॉन्ट्रैक्ट को हाँ बोलेंगे, तब ना वो एक एक्सप्रेस कंडीशन होगा। इंप्लाइड क्या होता है अभी हम लोग आगे थोड़ी देर में देखेंगे। ये देखो, ये रहा इंप्लाइड ऐसा सिचुएशन जहां पर आपको बताने का जरूरत नहीं है, लॉ बता दिया है। गर्वित यहां पे ध्यान दो, आपको बताने का जरूरत नहीं है,
लॉ बता दिया कि ये सारे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को तुमको कुछ बताना नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो हम लोग मान लेंगे कि वो इंप्लाइड था और तुम उसके बेसिस पे केस वगैरह कर सकते हो। क्लियर? एक्सप्रेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करना, इंप्लाइड मतलब प्रेज्यूम करना। हाईलाइट कर लो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करना, इसमें प्रेज्यूम करना, प्रेज्यूम बाय लॉ। सॉरी, ओके। इंप्लाइड कंडीशन क्या क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। इंप्लाइड मतलब प्रेज्यूम बाय लॉ। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल। मानो हम तुमको कोई सामान बेचे, तुम वो सामान खरीद लिया और फिर जब वो सामान तुम रीसेल करने के लिए गया, मार्केट में पता चला कि सामान चोरी का था। समझना, ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कोई सामान बेचे तुमको, तुम जब रीसेल कर रहे हो तो मार्केट में पता चला कि वो चोरी का था। मेरे को गुड टाइटल मिला या डिफेक्टिव टाइटल मिला? डिफेक्टिव टाइटल। अब हम गुस्सा हो गए और ए को बोले, ए तुम मेरे को बोला नहीं कि सामान चोरी का था। तो ए बोलेगा तुम हमसे पूछा कि सामान चोरी का है कि नहीं, तुम कंडीशन रखा था ऐसा कि सामान चोरी का मत बेचना। क्या ये एक वैलिड पॉइंट है? एक तरफ से वैलिड दावा कर रहा है वो? नहीं। लॉ क्या बोलेगा, अरे भाई कंडीशन एज टू टाइटल, ये बात नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट में कि सामान चोरी का है कि नहीं, सामान में डिफेक्ट है कि नहीं। ये तुम्हारा मान लो कि कंडीशन एज टू टाइटल है, मतलब वो सामान जो है उसका जो टाइटल है वो गुड टाइटल है, डिफेक्टिव टाइटल नहीं है। देखो, इन केस ऑफ सेल बायर के पास रीसेल करने का राइट होना चाहिए। अग्रीमेंट टू सेल है तो फ्यूचर में रीसेल करने का राइट आएगा। टाइटल क्या होगा इन ईदर केसेस? लिख लो बगल में, गुड टाइटल होना चाहिए, डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए। और ये एक्सप्रेस है या इंप्लाइड है? मान लो भाई, इसको बताने का जरूरत नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए कोई सामान चोरी करके लाया, बी को भी बेचा, और बी जब सी को बेचने के लिए गया तो पता चला कि उसका ओरिजिनल ओनर तो डी है। ध्यान से सुनो, ए बी को सामान बेचा, वो चोरी का था। बी सी को बेचने गया, सी के साथ डी आया था मार्केट में, बोला अरे ये तो मेरा मोबाइल है। अब क्या होगा? क्या बी वो सामान सी को बेच सकता है? पहला सवाल, यस या नो? क्योंकि टाइटल क्या है? डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव टाइटल में राइट टू रीसेल नहीं होता है। क्लियर? तो क्या होगा? सी बी का क्या जिम्मेदारी है कि उसका ओरिजिनल ओनर को सामान दे दे। पहला लॉ बोला कि इफ द सेलर्स टाइटल टर्न्स टू बी डिफेक्टिव, द बायर यानी कि बी मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर। लेकिन भैया बी तो पेमेंट कर दिया था ए को, बी तो ए को, ए से मोबाइल खरीदा ना, भले ही चोरी का था, उसको तो पता नहीं था, वो तो गुड फेथ में खरीदा और पेमेंट कर दिया 50,000 रुपया। अब बोला कि बी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सामान गया है, तुम्हारे पास पूरा हक है कि तुम ए से पूरा का पूरा पैसा को रिकवर कर सकता है। ही कैन रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर। गुड टाइटल नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल है, ओरिजिनल ओनर को सामान दे दो और भाई साहब के पास पूरा हक है कि वो पैसा जो सेलर था उससे रिकवर कर ले। ठीक है? यहां पे लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी है। लैंग्वेज को मेरा गौर से सुनो, अगर नहीं है तो आंख को बंद करके सुनना, याद रहेगा ज्यादा अच्छे से। इफ द टाइटल ऑफ द सेलर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, the seller must return the goods to the true owner. The goods must be returned to the true owner and the seller can recover the price from the original seller who has sold the defective titled good. Clear है कहानी? याद रहेगा पूरा कहानी? किसी बच्चा को इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ये कंडीशन का ब्रीच है या वारंटी का ब्रीच है? कंडीशन का ब्रीच है। हम लोग इंप्लाइड कंडीशन पढ़ेंगे तो सारा कंडीशन का ब्रीच होगा। क्लियर है? सेकंड,
सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर हम जाकर बोल दिए कि मेरे को दही कड़ी बनाने के लिए चाहिए, तो वो कंडीशन का ब्रीच था या वारंटी का ब्रीच था? अगर वो मेरे को मीठा दही देता तो वो क्या हो जाता? कंडीशन का ब्रीच होता। मेरे पास दो ऑप्शन होता ना, या तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करो या फिर डैमेजेस क्लेम करो। कैंसिल मत लिखना एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेगा। रेप्यूडिएट लीगल लैंग्वेज है। रेप्यूडिएट का मतलब भले कैंसिल होता, बट एग्जाम में लिखने से चलेगा क्या? नहीं। ठीक है, ये बताओ, हम एक शॉप में गए, हम शॉपकीपर को बोले कि मेरे को एक ऐसा वाटर बॉटल चाहिए जिसमें पानी जब डाले तो वो गर्म रहे, गर्म पानी डालने पे, और ठंडा पानी डालने पे ठंडा रहे, और सेलर मेरे को एक बड़ा सा फैंसी वाटर बॉटल दे दिया। क्या ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन है? फैंसी सा दिया, उसमें वो काम, वो कंडीशन जो रखे थे वो क्लियर है ही नहीं, तो है क्या वो सेल बाय डिस्क्रिप्शन? यहां पे हम डैमेजेस मांगे कि सामान वापस कर सकते हैं? सामान वापस कर सकते हैं, पेमेंट देने का जरूरत नहीं है। अच्छा, हमको ये बताना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में ये इंप्लाइड है कि अगर बायर कोई डिस्क्रिप्शन बताया तो सेलर इज बाउंड टू सेल बाय दैट डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, और ये इंप्लाइड है। सेल बाय सैंपल, भैया क्या ये सारा सेक्शन याद करना है? नॉट इंपॉर्टेंट। बात याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है। ये जो एग्जांपल्स बता रही है सारा क्वेश्चंस है, ठीक है? अभी क्या हुआ सुनो। तुम लोग को आइडिया है ना कि जितना भी सामान होता है सबका सैंपल होता है। किसके किसके पापा शॉपकीपर है? सबका घर में कोई ना कोई चीज का सैंपल आता होगा, और उसमें लिखा रहता होगा सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। यानी कि वो सैंपल तुमको क्यों देता है? दिखाने के लिए कि सामान ऐसा है। तुमको हम सैंपल दिए एक बड़ा ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी कॉटन टी शर्ट का, और जब डिलीवरी आया बाकी सारा लॉट का, तो वो आया लिक्रा टी शर्ट्स का। हम बायर को, सेलर को बोले, सेलर ये क्या किया तुम? सैंपल दिया कॉटन का और सामान दे रहा लिक्रा का, हम सामान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सेलर बोलता है देखो भाई ये ब्रीच ऑफ वारंटी है, तुम ना मेरे को कुछ बोला नहीं था इससे रिलेटेड कि कॉटन ही होना चाहिए, तुम खाली कॉटन, मतलब कुछ बहाना बना रहा है वो। क्या ये बात सेलर ठीक बोल रहा है कि ब्रीच ऑफ वारंटी है? अरे भाई तुम जो सैंपल दिया सामान उसी हिसाब से देगा ना, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, यहां पे वारंटी का सवाल ही नहीं उठता है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल तीन बात का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, जो टोटल बल्क में माल आएगा इट मस्ट कॉरिस्पॉन्ड विद द सैंपल, वो सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सैंपल के जैसा होना चाहिए। दूसरा, वो सामान भेजा और अब सेलर आया, सेलर बायर के सामने खड़ा हो गया, पैसा दो। बायर बोला आई नीड अ रीजनेबल टाइम टू चेक द गुड्स। सेलर बोल रहा है हम नहीं देंगे, लॉ बोलता तुमको देना पड़ेगा। बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल होना चाहिए, और उसके बाद ही बायर पैसा देगा, यह बात लॉ बोल दिया। और तीसरा, गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ठीक है? अगर एग्जामिनेशन करने पे डिफेक्ट मिल रहा है, मानो कॉटन का टी शर्ट दिए लेकिन उसमें वो फटा हुआ टी शर्ट था, क्या सैंपल फटा हुआ मिला था? तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं ना गुड्स। यहां पे किस बेसिस पे करेंगे? इंप्लाइड कंडीशन किसका था? सेल बाय सैंपल। क्लियर है? सैंपल में तीन बात था, क्या क्या बात? पहला, बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। दूसरा, बायर मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, और तीसरा, गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। क्लियर? चौथा, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। क्या हंसने वाला बात है? सैंपल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। हम बोले कि हमको पार्टी है मेरे घर में, तो हमको सादा रसगुल्ला चाहिए। दुकानदार हमको सैंपल में एक सादा रसगुल्ला खिलाया, सैंपल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। मेरे घर में काला रसगुल्ला आया, क्या सैंपल के अकॉर्डिंग आया? डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आया? नहीं। हम गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है क्या? और यहां पे वो डैमेजेस मांगेंगे, सीधा रेप्यूडिएट कर सकते हैं, रेप्यूडिएट कर सकते हैं। और ये इंप्लाइड है दोनों, वही मतलब अगर डैमेजेस क्लेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वारंटी हो जाएगा। तो हम कंडीशन में ऑप्शन दोनों का रहता है, लेकिन कंडीशन का ब्रीच में किया क्या जाता है? रेप्यूडिएट। अगर डैमेजेस क्लेम करते तो वो वारंटी बन जाता है। क्लियर? ओके।
कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, इसमें दो बातें, पहला जनरल पर्पस, दूसरा स्पेशल या पर्टिकुलर पर्पस, स्पेशल भी बोल सकते हैं इसको। गुड्स मस्ट बी रीजनेबल फिट, गुड्स मस्ट बी रीजनेबल फिट। तुम लोग मेरे को बोला कि भैया मेरे को ना आप 5 पेटी कोका कोला भेज दीजिएगा, और हम जो कोका कोला भेजे वो एक्सपायरी था, तुम लोग को कौन सा ब्रीच लग रहा है, कंडीशन का कि वारंटी का? हम बोल रहे हैं कि क्या हम लोग में बात हुआ था कि हम तुमको एक्सपायरी गुड्स नहीं बेचेंगे? लॉ बोलता है सुन भाई ये इंप्लाइड है, इसका बात करने का जरूरत नहीं है, कंडीशन है कि गुड्स रीजनेबली फिट होना चाहिए, एक्सपायरी, फटा छुटा, सिला हुआ कुरकुरे ये सब नहीं चलेगा। आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते, ये जनरल है। पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इंप्लाइड कंडीशन नहीं होता है। हम तुमको बोले कि हमको चाहिए, अपना वही वाला केस लेते हैं, मानो हमको चाहिए दूध, दूध कैसा कैसा होता है जो पैकेट वाला आता है, एक क्रीम वाला होता है, एक नॉन क्रीम वाला होता है। हम तुमको कुछ नहीं बताएं, तुम क्रीम वाला भेज दिया, हम बोल रहे हैं कंडीशन का ब्रीच है। ये तो पर्टिकुलर पर्पस है ना, आपका अपना नीड है ना, तो ये इंप्लाइड मान लेंगे हम, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो पर्टिकुलर पर्पस एक्सप्रेस होना जरूरी है, जनरल पर्पस यानी कि उसका फिट फॉर यूज चलेगा। क्लियर है कहानी? दिस कंडीशन में बी इंप्लाइड इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर। अगर हम बता देते कि हमको क्रीम वाला दूध चाहिए, तभी पर्टिकुलर पर्पस के तहत तुम कंडीशन का ब्रीच मान सकता था। यानी कि ये इंप्लाइड होने से चलता है नहीं, इसको एक्सप्रेस होना कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी होता है। हमको बताना जरूरी है कि भाई हमको ये वाला दूध चाहिए। अगर मेरा पर्टिकुलर कुछ ऐसा डिमांड है, उसके बारे में बताना जरूरी है। क्या उसको सपना आएगा इस बारे में? अगर हम नहीं बताएंगे तो ये कंडीशन का ब्रीच नहीं माना, इनफैक्ट ये वारंटी का भी ब्रीच नहीं माना जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर पर्पस तुम बताया ही नहीं है। याद है स्पेशल नोटिस देना जरूरी होता है, तभी तुम स्पेशल डैमेजेस मांग सकता है, नहीं तो कोई डैमेजेस नहीं मिलता है। क्लियर है? अब इसमें एक कहानी आया, सेल अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम। ठीक है, अगर कोई सामान किसी ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम के तहत चल रहा है तो ये इंप्लाइड कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं करेगा। भैया एग्जाम्पल, अगर तुम कोई कोका कोला का सामान खरीदा है, ठीक है, तो क्या तुम उसको रिटर्न कर सकता है इस बेसिस पे कि तुमको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है? अरे भाई कोका कोला का टेस्ट तो वैसा ही होता है, तो तुम इस बेसिस पे इंप्लाइड नहीं, हमको कैसे समझ में आएगा तुमको कोका कोला पसंद है या पेप्सी पसंद है? क्लियर? गुड्स एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल मतलब मर्चेंटेबल, मर्चेंट कौन होते हैं? जो सामान का लेन देन करते हैं। तो गुड्स ऐसा कंडीशन में होना चाहिए कि वो लेन देन में आसान हो। मानो हम 5000 माचिस का डिब्बी मंगवाएं और वो भाई साहब क्या कर रहा है, ट्रक खोला, 5000 माचिस का डिब्बी सजा के रख के भेज दिया। क्या ये मर्चेंटेबल क्वालिटी में? या फिर 5000 डिब्बा का तिल्ली निकाल के डाल के रख के भेज दिया और डिब्बा अलग रख के भेजा, ये मर्चेंटेबल क्वालिटी में है क्या? नॉर्मली मर्चेंटेबल क्या क्वालिटी होता है, उसका 10 पीस बनाओ, उसको एक पेपर में रैप करो, फिर वैसा 10 पीस एक कार्टून में रख के उसको टेप लगाओ, ये होता है ना मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो यहां पे मर्चेंटेबल क्वालिटी में है क्या? Where the goods are bought by description from a seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का हो, मतलब ट्रेडेबल क्वालिटी का हो। सिंपल वर्ड में बोले तो ट्रेडेबल यानी कि ट्रेड करने लायक हो। मर्चेंटेबिलिटी मतलब रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर परचेज्ड। ठीक है, मानो वो सामान आया और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे, हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या हम कंडीशन का ब्रीच मान सकते हैं क्या? नहीं, जब आप एक्सेप्ट कर लिए तो फिर कंडीशन का ब्रीच कैसा? क्लियर है? कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसम किसके लिए यूज होता है? खाने का सामान के लिए। और क्लियरली बोल दिया, अभी ऊपर में भी देखे कि आपको बताने का जरूरत नहीं है। हम तुमसे कुरकुरे मांगे और तुम हमको सिला हुआ कुरकुरे दिया, तो तुम बोल सकता है कि आप बताएं क्यों नहीं, आपको सिला हुआ कुरकुरे नहीं चाहिए था।
नहीं, वो होलसम हो, ये कंडीशन क्या है, इंप्लाइड है, इसका बताना जरूरी है क्या? हम तुझसे दूध खरीदने के लिए आए सुधा का, तो फटा दूध जो है वो फटा हुआ है, तो अब हम रिजेक्ट करें, तुम बोल रहे, आप बोले थे आपको फटा हुआ दूध नहीं चाहिए, हमको लगा आपको पनीर बनाना है, हम दूध मांगे तुमसे तो तुम पनीर बनाने के लिए कैसे दे देगा भाई? ये क्या है, इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस, यानी कि खाने के लायक, ईटेबल। क्लियर है? होलसम मतलब खाने लायक। ये सबका क्या था, इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी? एक बार पहले देखते हैं कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि टाइटल क्या होना चाहिए, गुड या डिफेक्टिव? सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल या फिर सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। क्लियर? फिर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, या फिर मर्चेंटेबल क्वालिटी, या फिर होलसमनेस। इसको कैसे याद करना? टाइटल एक है, डिस्क्रिप्शन सैंपल एंड सैंपल बाय एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये एक पॉइंट हुआ। और ये तीनों एक ही चीज के बारे में देखा जाए तो बात कर रहा है, क्वालिटी, फिटनेस, मर्चेंटेबिलिटी और होलसमनेस। तो इस तरीके से जब दिमाग में रजिस्टर करेगा ना लिंक करके, कि पहला टाइटल, दूसरा पहले डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला, फिर सैंपल के बारे में बोला, फिर सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के बारे में, और बाकी तीन क्वालिटी, मर्चेंटेबल और, याद हो गया? अब आते हैं इंप्लाइड वारंटी। ये सब वारंटी एक्सप्रेस होने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वारंटी है मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा क्या? आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और ये इंप्लाइड है। पहला, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड और क्वाइट पोजीशन। ठीक है? मानो हम कोई सामान खरीदें, ठीक है, और उस सामान पर कोई और आदमी अपना हक जता रहा है बार 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 बार, हम सेलर को बोले सेलर ऐसा क्यों कर रहा है, ये सेलर के पास कुछ बोलने का नहीं है। सेलर बोल रहा है आप बस इतना भरोसा रखिए कि टाइटल डिफेक्टिव नहीं है आपका, हम एक जॉइंट प्रोमिसर है और ये बंदा बदमाश है, मेरे को परेशान कर रहा है कि सामान वापस लाओ। हम बाउंड है क्या सामान देने के लिए? एक जॉइंट प्रोमिसर करे सबका माना जाता है, बाकी तुम लोग अपना में समझो ना। हम बोलेंगे भाई सेलर ऐसे नहीं चलेगा, तुम हमको डैमेजेस दो, मेरा क्वाइट पोजीशन नहीं, आए दिन मेरा माथा खराब कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझा रहे। राम, रहीम दोनों जॉइंट प्रोमिसर थे, दोनों। अच्छा, मानो हम सिर्फ राम से कॉन्ट्रैक्ट करके एक कार खरीदे, ठीक है। अब रहीम बीच में आके बोल रहा है ये कार वापस कीजिए, ये कार वापस कीजिए। मेरा पोजीशन, मेरे सामने जो कार रखा वो अनडिस्टर्ब होना चाहिए ना। कोई आके उंगली करेगा तो मेरे को दिक्कत होगा ना। हम क्या बोले, भाई रहीम, सॉरी राम, तुम गाड़ी बेचा है, मेरा माथा खराब कर दिया तुम्हारा जॉइंट प्रोमिसर। तो हम उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं ना इस बेसिस पे कि तुम लोग का लफड़ा के चक्कर में हम क्यों फंस रहे भाई। तो सेल में अगर डिस्टर्ब पोजीशन होगा तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस, या फिर रिप्यूडिएट करेंगे, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अगर हम राम को बोलेंगे कि गाड़ी वापस लेकर जाओ, वो बाउंड है क्या वापस ले जाने के लिए? नो। क्लियर रहेगा ये एग्जांपल? कुशल क्लियर है ना? नहीं है? मानो कुशल और आदि दोनों जॉइंट प्रोमिसर, मेरा बात कुशल से हुआ, हम कुशल का फोन खरीद लिया, ये फोन का दोनों ओनर था। अब आदि आके बोल रहा है भैया फोन वापस कीजिए, भैया फोन वापस कीजिए। दोनों जॉइंट प्रोमिसर है, कुशल कुछ भी करे उसके लिए आदि भी तो लायबल है ना, और आदि कुछ भी करे उसके लिए कुशल भी लायबल है। जॉइंट प्रोमिसर क्या, सुख दुख का साथी। एक का एक्शन दोनों बाउंड हो जाएगा, यानी कि कुशल बेचे, आदि बेचे, दोनों बेचे, हमको उससे मतलब होगा क्या? मेरा काम है हम किसी एक से ले। अब हम क्या बोलेंगे, कुशल देख भाई तेरा फोन लिए आदि आके बदमाशी कर रहा है, मेरा पोजीशन डिस्टर्ब हो रहा है, हमको तुम इसके लिए डैमेजेस देगा। और कुशल को डैमेजेस देना पड़ेगा क्योंकि मेरा पोजीशन वो लोग का लफड़ा के कारण डिस्टर्ब हो रहा है। और ये इंप्लाइड लॉ में बोला गया कि आपको आके कोई परेशान नहीं कर सकता कि ये सामान मेरा, ये सामान मेरा, ये सामान मेरा है। क्लियर? अगला, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। क्या हुआ सुनो, मानो प्राची लक्ष्मी को
एक कार बेची, ठीक है, और ये कार के लिए लक्ष्मी इसको 2 लाख रुपीस दी। लेकिन प्राची लक्ष्मी को यह बात बताई नहीं कि ये कार का ईएमआई ऑन है, या फिर ईएमआई छोड़ो, मानो ये कार गिरवी रखा हुआ था, ठीक है, कभी प्राची लोन वगैरह ली थी तो वहां पे ये कार गिरवी रखी थी, लोन था 1 लाख रुपया का। लक्ष्मी क्या की, अब उसको ये कार पसंद आ गया है। लॉ बोलता है कि जब किसी चीज पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, जब कोई चीज पे एनकम्बरेंसेस क्रिएटेड है, जब कोई चीज ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ है और आप उसको फर्दर रीसेल करते हैं, और इस केस में अगर लक्ष्मी ये चीज का पेमेंट कर दे तो क्या ये डैमेजेस रिकवर हो सकता है प्राची से? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये लैंग्वेज को समझना थोड़ा जरूरी है, नया आया तुम लोग के सामने। एनकम्बरेंसेस मतलब देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी। ये मान लो कि गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंसेस, मतलब गिरवी रखा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं पर। ईएमआई भी उसमें से एक ही है, ईएमआई पे खरीदी भी थी, आगे फर्दर रीसेल कर दी। अब अगर लक्ष्मी चाहे तो ईएमआई को टाइम टू टाइम पेमेंट करेगी, लेकिन क्या वो रिकवर कर सकती है डैमेजेस जो हो रहा है? हाँ, कर सकती है। क्लियर है? ओके। तीसरा, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। याद करो, अगर हम तुमको एक घोड़ा बेचे, टुबड़ुक टुबड़ुक हॉर्स, और वो घोड़ा पागल है, तो क्या हम बोलेंगे? लेट द बायर बी अवेयर। वो घोड़ा पागल है ना, छोड़ो घोड़ा, कार लेते हैं, कार बेचे, तुम कार का टेस्ट ड्राइव पे निकला, कार का ब्रेक फेल था, हम तुमको बताई नहीं, हमको पता था, फिर भी हम बोले लेट द बायर बी अवेयर। तुम जब टेस्ट ड्राइव पे निकलेगा वापस आएगा अगर ब्रेक फेल होगा तो? नहीं ना आएगा। तो यहां पर अगर गुड्स का नेचर डेंजरस है तो हम, अगर बायर ध्यान नहीं दिया तो सेलर का जिम्मेदारी बनता है ना बायर को बताने का। अच्छा, यहां पे हम वापस कर देंगे क्या सामान? नहीं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आप अगर सामान एक बार खरीद लेते हो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? ये इंप्लाइड है, लेकिन जब कुछ कुछ खिलौना आता है उस पर चिपका देता है कि नॉट टू बी प्लेड बाय बिलो 3 years old, कंटेन स्मॉल पार्ट, बच्चा लोग उस पार्ट को खा लेगा, वो लोग जो दिखता वो लोग खा लेता तो उसको भी खा लेगा। 3 साल से छोटा बच्चा को मत देना। तो वो डिस्क्लोज कर दिया ना डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब क्या हुआ? बच्चा खेल रहा है, वो खा लिया, हम केस कर सकते हैं डैमेजेस के लिए। वो क्या बोलेगा? देखो डिस्क्लोज्ड है। और अगर कोई डिस्क्लोज नहीं करता तो हम डैमेजेस क्लेम कर सकते थे। देखो कितना सारा डिओड्रेंट में रहता है नॉट टू बी एक्सपोज्ड इन सनलाइट। क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है और वो आग पकड़ सकता है अगर बहुत हैवी सनलाइट में एक्सपोज हो जाएगा तो। और ये बात लिखना है, डिस्क्लोज करना है, क्योंकि ये डेंजरस नेचर है ना गुड्स का। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा भैया? नहीं करेंगे तो तुम उस पर डैमेजेस मांग सकता है। डीओ वापस कर सकता है? नहीं, डैमेजेस मांग सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। याद करो, दही चाहिए था फॉर कढ़ी, ये मेरा पर्टिकुलर पर्पस है। अगर हम नहीं बताएंगे तो हम कुछ मांग सकते हैं पैसा वैसा? नहीं। तो इंप्लाइड वारंटी फॉर क्वालिटी और पर्पस भी है फॉर पर्टिकुलर पर्पस, मतलब कि अगर यूसेज ऑफ ट्रेड है, यानी कि मानो हम हर बार उस सेलर से जो दही लेते थे वो मीठा दही नहीं होता था, लेकिन इस बार वो खाली हमको मीठा दही दे दिया। यूसेज ऑफ ट्रेड क्या था? नॉर्मल दही, और इस बार वो मीठा दही दे दिया। हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे क्या? बोला नहीं भैया, आपको बता देना चाहिए था, आपका भी जिम्मेदारी बनता है। यहां पर हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है कहानी? एनी इश्यूज? ओके। तुम लोग के सामने किताब है, तुम लोग को हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इंप्लाइड वारंटी फटाफट गो थ्रू करो। सीवियट एम्प्टर क्या बोलता है? लेट द बायर, सेक्शन 16 वेरी इंपॉर्टेंट। लेट द बायर बी अवेयर के बारे में तो तुम लोग सबको ही जानता है कि ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसका सेलर लोग खूब मजा उड़ाता है। कुछ भी होता है बोलता है लेट द बायर बी अवेयर, बायर को समझने दो।
हम गए गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिए, उसके बाद घर आए, देखे कि अरे ये गाड़ी में तो कंफर्ट नहीं मिल रहा है, क्या बोलेगा? लेट द बायर बी अवेयर, तुमको मौका दिए थे हम, तुम समझो। क्लियर? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स, कि वो उसके पर्पस के लिए है कि नहीं। हम जाकर बोले कि हमको एक अच्छा सा फोन दे दीजिए, और शॉपकीपर हमको फोन दिया, लेकिन वो फोन मेरा गेम खेलने के लायक नहीं था, उसमें पबजी लैग करने लगा, हम वहां पे उसके सामने पबजी खेल के नहीं देखे, मेरा गलती है। हाँ, क्या बोलेगा सेलर? लेट द बायर बी अवेयर, तुम समझो भाई। अगर गुड्स डिफेक्टिव मिलता है या फिर बायर का पर्पस सर्व नहीं करता है और बायर अपने मंजूरी से खरीदा था, तो क्या वो सेलर को बोल सकता है? तुम दुकान में गया, तुम बोला मेरे को आलू खरीदना है, सेलर तुमको एक थैला दिया, बोला इसमें आलू डाल के दो, बास्केट दिया, बोला आलू डाल के दो, तुम आलू चुन के डाला, वो वजन करके तुमको दे दिया, तुम बाद में जाके बोलता कि ये आलू खराब है, सेलर वापस करेगा? आपका गलती। लेट द बायर बी अवेयर, द सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स व्हेन ही इज सेलिंग। आलू अंदर से खराब है तब भी तुम वापस नहीं कर सकते। आलू अंदर से खराब नहीं होता, मतलब अक्सर बाहर से समझ में आता है। इनकेस अगर अंदर से खराब है तो इट इज नॉट क्वालिटी फिट, पर होलसम नहीं है और कंडीशन का ब्रीच बोल के तुम उसको रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है? क्या आपके गुड्स में कोई नुकसान है, कुछ खराब है, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। नहीं नहीं नहीं, बायर का काम है, वो आराम से चेक करके खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कोई फोन खरीदा और उस फोन का इशू है कि उसका कैमरा लैग करता है, जैसे ही कैमरा खुलता है फोन लैग करने लगता है, तुम वो फोन खरीद लिया, घर आके देखा और वापस करना चाहता है, लेगा? लेट द बायर बी अवेयर, आप चेक करो, यहाँ पे खड़ा होके करते ना, और यहीं पे रिजेक्ट करते ना, घर जाके बोल रहे हो नहीं चलेगा। क्लियर? सेलर इन नो वे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। बायर गलत सेलेक्ट किया, इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? लेकिन कभी कभी सीवियर टेम्पटर नहीं भी लगता है, कभी कभी सीवियर टेम्पटर नहीं भी लगता है। जैसे कि अभी गर्वित बोला कि भैया आलू अंदर से खराब है, उसका क्वालिटी अंदर से खराब है, उसका आलू का सब्जी बनेगा नहीं बनेगा। हम गए लेने के लिए तो सेलर बोला लेट द बायर अवेयर बी अवेयर, हम बोले भाई तुम कंडीशन का ब्रीच कर रहा है, यहाँ पे बायर बी अवेयर नहीं चलेगा, ये एक्सेप्शन में आता है और तुमको चुपचाप वापस लेना पड़ेगा। बायर बता दिया सेलर को कि हमको कढ़ी बनाने के लिए दही चाहिए, फिर भी सेलर दूसरा दही दिया, क्या वो मेरे को मेरा पर्पस के लिए फिट हो रहा है? नहीं, तो यहां बायर बी अवेयर होगा? नहीं, पर्टिकुलर पर्पस बता दिए थे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस सामान दे। क्लियर है? दूसरा, पेटेंट या ब्रांड नेम के तहत तुम खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं होता है कि गुड्स किसी पर्पस के लिए फिट होगा। तुम खरीदा कोका कोला और तुम उससे बना रहा है दूध कोला। दूध कोला एक ड्रिंक होता है, कोका कोला और दूध को मिला उला के बर्फ डाल के बनाते हैं। तुम जैसे दूध कोला बनाया, तुम्हारा खराब हो गया टेस्ट, तुम वापस करेगा क्या? नहीं करेगा। ओके। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, सीवियर टेम्पटर लगेगा? कौन है? सीवियर टेम्पटर लगेगा? यहां पर माचिस का डब्बा कार्टून में रैप करके नहीं दे दिया, ऐसे डाल के दे दिया, बोलेगा लेट द बायर बी अवेयर। हम बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं चलता है, तुम हमको पैक करके दो, नहीं तो हम गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। किसका ब्रीच है? इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, वही आलू वाला सीन, खाने लायक नहीं है, गुड सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आया, बोल सकता है लेट द बायर बी अवेयर? नो। अच्छा, गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं आया, मीठा दही दे दिया, कढ़ी बनाने के लिए दही मांगे थे, बोल सकता है लेट द बायर बी अवेयर? नो। गुड्स जो है सैंपल एज वेल एज सब इंप्लाइड कंडीशन है, ट्रेड यूसेज के अकॉर्डिंग नहीं आया, लेट द बायर बी अवेयर बोल सकता है? नहीं। अच्छा, ये देखो, सेलर जानबूझकर अपना डिफेक्ट छुपा रहा है। कैसे? कार का सीट साइड से फटा हुआ था और सेलर टेप से इस तरीके से उसको चिपकाया कि मेरे नोटिस में ना आए, और बाद में जब हम उसको लाके दिखाए तो बोलता है लेट द बायर बी अवेयर। सही है, अरे तुम कोशिश कर रहे हैं ना, एक्टिवली जानबूझ के कंसील छुपा रहे हैं ना डिफेक्ट को, और ये क्या होता है? इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं ना। तो जब सेलर जानबूझ के कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है और बायर उस पर भरोसा कर लिया, जानबूझ के छुपा रहा है कोई डिफेक्ट,
कि हम आसानी से उसको देख ना पाए रीजनेबल एग्जामिनेशन के साथ, तो यहां पर सीवीए टेम्पटर नहीं लगेगा। बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, सामान वापस कर सकता है। क्लियर? तो ये सब क्या था? एक्सेप्शन ऑफ सीविएट एम्प्टर। क्लियर है? ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 में आ जाओ। यूनिट 3 हम लोग बाद में करेंगे, यूनिट 4 करते हैं पहले। यूनिट 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर क्या है? 2.54। अगेन इसमें ज्यादा वो नहीं है। तुम लोग का बुक में ये डायग्राम बना हुआ है क्या? बना हुआ है? ठीक है। एक काम करना है खाली, हम आगे जाकर, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ड्राइंग बनवाएंगे। वो ड्राइंग बनाना अनपेड सेलर में, वो ड्राइंग काफी है। ठीक है? अभी कम दिमाग खोल के ना सुनते जाओ खाली। हम लोग बात कर रहे हैं अनपेड सेलर के बारे में। अनपेड सेलर कौन होता है? वो सेलर जो माल बेच दिया लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, वो अनपेड सेलर। द होल ऑफ द प्राइस नहीं मिला हो, पूरा पैसा नहीं मिला, या फिर आगे वाला पार्टी कोशिश भी नहीं किया पैसा देने का, तो सेलर पैसा मांग सकता है ना। अच्छा मानो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई चेक वगैरह था और वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो उस केस में भी हम तो अनपेड सेलर है। क्लियर? अगर पूरा पैसा नहीं मिला, हम अनपेड सेलर। अगर आधा पैसा मिल गया, आधा नहीं मिला, हम अनपेड सेलर। चेक वगैरह दिया, बाउंस हो गया, हम अनपेड सेलर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो अनपेड सेलर का हक क्या है? देखो, अनपेड सेलर का दो एलिमेंट होता है, एक राइट अगेंस्ट गुड्स, एक राइट अगेंस्ट द बायर। सबसे पहले वो सामान का पैसा हमको नहीं मिला है, तो वो सामान तुम्हारा है क्या? अभी वो सामान मेरे को वापस मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसका पैसा नहीं मिला। तो पहला गुड्स पर आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा बायर से आप क्या कर सकते हैं। क्या क्या राइट है? राइट अगेंस्ट द, दूसरा राइट अगेंस्ट द। अभी इसमें आता है एक सिचुएशन। पहला सिचुएशन, प्रॉपर्टी इन गुड्स, क्या बोलते हैं इसको? ओनरशिप बायर को पास हो गया, मतलब अब उसका असली ओनर है बायर। इस केस में हम यूज कर सकते हैं राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। दूसरा है ओनर अभी तक बायर नहीं बना, तो यहां पर ये तीन तो है ही, साथ में एक एक्स्ट्रा है विथहोल्डिंग डिलीवरी। सब समझा रहे? अभी तो खाली बता रहे, सबका डिटेल में हम लोग बात करें। ठीक है? सबसे पहले राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है? क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। राइट ऑफ लीन। लियन क्या होता है? लियन का मतलब रिटेन या फिर जब्त करना। याद करो तुम लोग बचपन में क्लास 12 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉल्स इन एरियर, कि हम शेयर का कॉल्स मांग रहे हैं और ढीठ आदमी पैसा दे नहीं रहा है, तो हम क्या करते थे? शेयर फोरफीट कर लेते थे, वापस मांग लेते थे। यही तो राइट ऑफ लियन है, आप अपना शेयर जब्त कर लिए। क्लियर है? द अनपेड सेलर हु इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, ये होना जरूरी है। तुम्हारे पास सामान है नहीं, क्या तुम उस सामान को जब्त कर सकता है? हम तुमको डिलीवरी कर दिए, तुम उसका ओनर है। यहां पे क्या बोला? प्रॉपर्टी एंड गुड्स हैज पास्ड, तुमको ओनर बन गया है। अगर वो सामान का ओनर तुम है लेकिन सामान पड़ा हुआ मेरे पास है, राइट ऑफ लियन तुम तभी लगा सकते ना। इसका कहने का मतलब है कि मानो हम वो सामान का डिलीवरी तुमको दे दिए हैं और तुम पेमेंट नहीं किया, क्या हम घर में आके तुम्हारा वो सामान उठा सकते हैं? नहीं। तुम्हारे घर में आके वो सामान जब्त कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, कोई चांसेस नहीं है। राइट ऑफ लियन आप तभी लगा सकते हैं जब वो गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, व्हेन इट इज पोजीशन ऑफ द सेलर, व्हेन द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर,
तभी वो रिटेन कर सकता है, तभी वो सामान को अपने पास रख सकता है जब तक उसको पैसा ना मिले, और इसी को बोलते हैं राइट ऑफ लियन या फिर पोजेसरी लियन। क्लियर है ये सीन? सामान तुमसे चला गया, तुम सोचो ना, तुम सामान को पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, अब तुम बोल सकता है कि मेरा सेलर अनपेड है, ये वाला डब्बा खोलो और हमको सामान दो, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन पे है। नहीं कर सकते, चांस ही नहीं। एक बार गुड्स चढ़ जाता है ना ट्रांसपोर्ट में, हम उसके ओनर नहीं है, चाहे हमको पैसा मिला हो ना हो। ऊपर में पढ़ेंगे यूनिट 3 में, उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। नॉर्मल रूल क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनी कुरियर वालों को सामान दिए, अब हम उसके ओनर नहीं है, तुम उसका ओनर है। कुरियर के दौरान उस सामान का नुकसान होता है, नुकसान हम झेलेंगे या बायर? अगर ओनर तुम्हें, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है? बायर का है। तो वापस मांग सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो पहला, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विथआउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। हम तुमको माल बेचे और हम उधार का कोई बात नहीं किए थे, और 2 हफ्ता हो गया तुम पैसा नहीं दे रहा है, सामान मेरे पास रखा हुआ, लेकिन ओनर तुम बन चुका है, तेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो इस केस में हम लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, पोजीशन में है आपका, हाँ। आप क्रेडिट का बात किए थे? नहीं, तो आप सामान रखो, आप अनपेड सेलर हो, क्लियर। दूसरा, गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे 2 हफ्ता का, 2 हफ्ता पार हो गया, तीसरा हफ्ता चल रहा, पैसा नहीं आया। अगर गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, आप राइट ऑफ लियन लगा सकते हो। बंदा पैसा मांगने आएगा, सामान लेने आएगा, 3 हफ्ता बाद हम देंगे, हम बोलेंगे राइट ऑफ लियन है, तुम जाओ, जब तक पैसा नहीं देगा हम तुमको नहीं देंगे। क्लियर है? तीसरा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बायर इंसॉल्वेंट कब होता है? जब कोर्ट डिक्लेयर करता है, जब आपको पता चलता है कि सेलर वोंट बी एबल टू पे यू फॉर द गुड्स यू हैव ट्रांसफर्ड, वो इंसॉल्वेंट हो गया। और अगर तुमको पता चल गया है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, सामान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, क्या याद है हम तुमको बताए थे, देना जरूरी होता है क्या उसको ऑफिशियल रिसीवर को? नहीं। क्लियर है? तो 3 केस में राइट ऑफ लियन लग सकता है। पहला, उधार पे नहीं बेचे थे और वो पैसा नहीं दिया। दूसरा, उधार पे बेचे थे एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। और तीसरा, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। तीनों में पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास है। कहानी क्लियर है राइट ऑफ लियन का? यहां तक इमेज बनाते जाओ दिमाग में तो याद रहेगा। सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लियन इवन इफ ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और बेली ऑफ द बायर। इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल समझो। मानो पीयूष कोई सामान वैभव को बेचा। पीयूष क्या था? एजेंट था मेरा। वैभव को बेच दिया, यानी कि ओनर कौन है अब? लेकिन पोजीशन किसके पास है? क्या वो राइट ऑफ लियन लगा सकता है? लेकिन भैया ये तो एजेंट है। अगर तुम एजेंट है, तुम बेली है, मैटर नहीं करता, तुम सामान बेच रहा है, तुम राइट ऑफ लियन लगा सकते। क्लियर है? अनपेड सेलर, अब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आधा डिलीवरी कर दिया गुड्स का, हम तुमको प्रॉमिस किए कि हम तुमको 3 ट्रक कोयला, 60 टन कोयला देंगे। कोयला गुड्स है, हाँ। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड कैन बी सर्वर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, गुड्स है। कोयला 3 ट्रक देना था, 1 ट्रक भेज दिए, उसके बाद पता चला कि तुम इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी 2 ट्रक भेजना होगा क्या? नहीं। 2 ट्रक पे कौन सा राइट लगेगा? राइट ऑफ लियन। और अब हम कुछ कर सकते हैं, सामान तो उसके पास चला गया, पोजीशन उसके पास चला गया, तो अब हम बायर से पैसा मांग लेंगे या डैमेजेस मांग लेंगे, इंटरेस्ट मांग लेंगे, व्हाटएवर द केस में भी। समझ आ रहा है? अगर गुड्स तेरे पास 1 ट्रक चला गया है तो राइट अगेंस्ट द कौन सा? बायर होगा। और गुड्स अभी तक उसके पास पहुंचा नहीं है, वो उसके पोजीशन पे नहीं है, तब राइट अगेंस्ट द क्या होगा? गुड्स होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या बात किए एक बार रिकैप करते हैं। राइट ऑफ लियन मतलब सामान को जब्त करना। कब कर सकते हैं रिटेन? जब मेरे पास क्या है? पोजीशन है। ओनर हम होंगे जरूरी है? ओनर तो दूसरा बंदा है। अच्छा, 3 टाइम पे हो सकता है, जब उधार पे बात किए और नहीं, जब उधार पे बात नहीं किए। दूसरा, उधार पे बात किए थे एंड टर्म हैज एक्सपायर्ड। और तीसरा, इंसॉल्वेंट। ठीक है। सेलर राइट ऑफ लियन एज एन एजेंट बिली लगा सकता है, हाँ। और फिर
अनपेड सेलर आधा डिलीवरी किया तो बाकी आधा करेगा क्या? नहीं। उस पे जो पोजीशन है उस पे राइट ऑफ लेन लगा सकता है। जो चला गया वो चला गया, उसका कुछ नहीं कर सकता, बायर के ऊपर केस करना होगा। हाउएवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ केसेस में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। किन केसेस में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं हो सकता है? पहला, तुम कैरियर को सामान दे दिया। कैरियर मतलब वो कुरियर कंपनी या फिर वो ट्रक में माल चढ़ा दिया। नॉर्मल रूल क्या है कि ट्रक में माल चढ़ाए, अब ओनर हम नहीं, ओनर कौन है? बायर है। मतलब क्या हुआ सुनो, हम गुड्स बेच रहे हैं एक्स को, हम ट्रक में माल चढ़ाए, ठीक है, और अभी रास्ता में सामान, हमको पता चला कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। हम ड्राइवर को फोन कर रहे हैं, ड्राइवर को बोल रहे ड्राइवर ट्रक घुमा के ले आओ। राइट ऑफ लियन तो एक्सरसाइज कर नहीं सकते क्योंकि वो माल ट्रक पे चल गया है। अब उसका ओनर कौन है? तो ट्रक वाला आदमी मेरा बात सुनेगा कि बायर का बात सुनेगा? बायर का बात सुनेगा। तो यहां पे क्लियर कर दिया कि व्हेन ही डिलीवर्स द गुड टू अ कैरियर या फिर किसी बेली को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन एंड वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बायर को बोलते हैं कि ROD मेरा है, राइट ऑफ डिस्पोजल मेरा है, इसका क्या मतलब होता है? राइट ऑफ डिस्पोजल इज अ सिचुएशन जब हम एक कंडीशन बता दिए हैं ड्राइवर को कि जब तक तुमको पैसा नहीं मिलेगा ओनर हम है, ये हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लिए। समझो बात को, हम ट्रक ड्राइवर को बोल दिए और बायर को बोल दिए जब तक पैसा हमको नहीं मिलेगा ओनर हम है। तो यहां पे हम राइट ऑफ डिस्पोजल को क्या कर लिए? रिजर्व कर लिए। और इस केस में अगर हम इसको फोन करके बोलेंगे कि सामान घुमाकर वापस लाओ तो वो लाएगा। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल को आप रिजर्व नहीं किया तो सुनेगा ड्राइवर? नहीं सुनेगा, क्योंकि ओनर कौन है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? वेरी वेरी टेक्निकल पॉइंट है, टफ नहीं है। इसको इमेजिन करके रखेगा टफ, अरे सिंपल डायग्राम से सीख लिए। नॉर्मली क्या होता है, माल चढ़ाए, बायर हो गया, अब ड्राइवर किसका सुनेगा? बायर का सुनेगा। लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लिए तो ड्राइवर मेरा सुनेगा। राइट ऑफ डिस्पोजल में क्या होता है, एक कंडीशन जोड़ देते हैं और जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है ओनर हम ही रहते हैं। क्लियर कहानी? वो सब हाँ मिलेगा। दूसरा, वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ द गुड्स। तुम लीगली सामान को मांग ले, कोर्ट में जाए और बोले कि ये वाला सामान हमको दिलवाइए, जब पैसा देगा हम तब देंगे। सामान उसके पास पहुंच गया, तुम कोर्ट में गया, उस पर केस कर दिया कि सर पैसा नहीं दे रहा, तो हमको सामान दिलवाइए, जिस दिन पैसा देगा हमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, हम उसी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जिस दिन पैसा देगा उस दिन हम उसको सामान देंगे। तो इस केस में क्या होगा, लॉफुली ऑब्टेन किया पोजीशन और अब वो राइट ऑफ लियन लगा सकता है। क्लियर? तीसरा, सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लियन। सेलर खुद बोला, बायर बोला भाई तुम राइट ऑफ लियन नहीं ना लगा देगा, हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे, तो सेलर बोलता है जाओ हम राइट ऑफ लियन कभी नहीं लगाएंगे, तुम वेव कर लिया वो हक अपना, अब तुम फ्यूचर में वापस नहीं लगा सकते उसको। क्लियर है? ठीक है। अगला, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या हुआ सुनो, माल ट्रक में लोड हो गया, मेरे पास पोजीशन है, वो तो ट्रांजिट में चला गया ना, तो अब मेरे पास पोजीशन नहीं है तो हम राइट ऑफ लियन नहीं लगा सकते। इस चीज को समझना, जहां पे राइट ऑफ लियन खत्म होता है वहां से स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है। जैसे माल चढ़ा है राइट ऑफ लियन खत्म, लेकिन अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, मतलब रास्ता में रोक सकते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट, जब वो पहुंच रहा है तब, ताकि तुम उस सामान को वापस अपने पास रख ले और जब तक फुल पेमेंट ना मिले तब तक उसका पैसा, तब तक उसको सामान ना दे। ठीक है, लेकिन ये कब एक्सरसाइज होगा, जब ये सब कंडीशन फुलफिल होता है। पहला, सेलर को पैसा नहीं मिला ऑब्वियसली। दूसरा, गुड्स उसके पास नहीं है, गुड्स गाड़ी में चढ़ा दिया, ये भी क्लियर है। तीसरा, गुड्स इन रास्ता है, ये सब याद नहीं करना, कॉमन सेंस है, वहां पे लिख लेगा। चौथा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लगता है, बायर जब इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व किए हैं। बायर इंसॉल्वेंट हो गया, हम फोन करके बोल रहे हैं उसको, क्या नाम है, ड्राइवर गाड़ी लेकर आओ, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ड्राइवर लाएगा उस टाइम पे,
क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ड्राइवर को भी पैसा नहीं मिलेगा तो वो लेकर आ जाएगा। लेकिन इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, हमको स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना है, कब कर सकते हैं? जब हम राइट ऑफ डिस्पोजल को क्या किए हैं? रिजर्व किए हैं। क्या किए हैं? रिजर्व किए हैं। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, जब मेरे यहां से निकले और बायर के पास पोजीशन पहुंचे, वो दौरान क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। हम आज माल चढ़ाएं, हफ्ता भर बाद बायर के पास पहुंचेगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या है? वो पूरा हफ्ता। क्लियर है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट मतलब मेरे से माल निकल गया, उसके पास पहुंचा नहीं है, रास्ता में है। ट्रांजिट मतलब रास्ता में है, और उसी दौरान हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं। कब? या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया या फिर मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व था। क्लियर है? ट्रांजिट एंड में कब आता है? पहला, बायर डिलीवरी ले ले, या फिर दूसरा, बायर को हम बोले थे कलकत्ता में डिलीवरी लेने, बायर आसनसोल पहुंच के डिलीवरी ले लिया। क्या वो सही है? हाँ सही है। ओरिजिनल बायर तो अब जैसे ही माल चढ़ा, ओनर कौन? एक लौता ऐसा सिचुएशन है जब मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं है, फिर भी हम सामान रोक सकते हैं। कब? जब इंसॉल्वेंट हो जाता है। ये दोनों सिचुएशन नहीं है, बायर आसनसोल में आया, सामान ले लिया। अब हम कुछ कर सकते हैं क्या? ट्रांजिट में है ही नहीं तो आप स्टॉप कैसे करोगे? क्लियर? तो वो ट्रांजिट एंड हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांजिट एंड कब होता है? या तो डिस्टिंक्ट प्लेस पे डिलीवर हो जाए, या फिर हम पहले आके डिलीवरी ले लें। Where the carrier or belly acknowledges to the buyer or his agent that he holds the good as soon as the goods are loaded, unless the seller has reserved the disposal of goods. देखो क्या हुआ, हम राइट ऑफ डिस्पोजल को नहीं लिए थे, ठीक है, और क्या हुआ कि ड्राइवर को माल चढ़ाए और ड्राइवर फोन करके बोल दिया बायर को, हाँ आपका माल चढ़ गया। अब हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर पाएंगे क्या? अगर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किए थे तो नहीं कर पाएंगे। ओनर कौन है? बायर। या फिर मानो अगर बायर जो ट्रक वाला ड्राइवर बदमाशी कर रहा है, बोल रहा है माल नहीं पहुंचाएंगे बायर तक, तो हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर पाएंगे? अरे वो मेरा सुनेगा, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा कहां से? जब वो मेरा नहीं सुनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, गुड्स हम कैरियर में डाल दिए और वो कैरियर बायर का भाड़े में था, जो गर्वित पूछा कि भैया मानिए वो ट्रक मेरा ही था, तो तब तो तुम कभी उसको नहीं रोक सकता। क्लियर? भैया हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लिए थे, तुम कर ही नहीं पाएगा, तुमको देगा ही नहीं वो राइट ऑफ डिस्पोजल। तुम क्या बोलेगा? ट्रक वाला ड्राइवर उसी का आदमी है, उसी को बोलेगा जब तक पैसा मत नहीं देगा माल मत देना। क्लियर है? जैसे उसके पास माल चढ़ा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका ट्रक है। क्लियर? अगला, आधा डिलीवरी हो गया तो क्या? 3 ट्रक जाना था, एक ट्रक लोड करके भेज दिए, उसके पास पहुंच गया, बाकी 2 ट्रक रास्ता में। इस दौरान हमको पता चला कि वो प्लान में है लेकर भागने का, हम रोक पाएंगे ड्राइवर को? पार्ट डिलीवरी हो गया, बाकी 2 का डिलीवरी नहीं मिलेगा ना, यहां पे तो आप रोक सकते हैं ना। समझ में आ रहा है बात? अगर तुमको इंटीमेशन मिल गया है, कुछ नहीं करना है, थानेदार को एफआईआर करके प्रूफ करना है, वो एक डिक्री देगा, फोटो खींच के ड्राइवर को भेजना, ड्राइवर घुमा लेगा गाड़ी। समझ रहा है? क्लियर है? और व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप, और वो शिप बायर चार्टर किया था, इस केस में हम जैसे माल शिप में चलाएंगे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज होगा, वो बायर का सामान। अरे बायर को सामान देना ये मतलब नहीं कि बायर कलकत्ता में तो उसको कलकत्ता में पहुंचेगा तभी उसके पास सामान पहुंचा। अगर वो ट्रक उसके धनबाद में था, धनबाद में सामान लोड किया, वो सामान तो बायर का हो गया ना। अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट तुम कुछ भी कर लो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सामान बायर के हाथ में। क्लियर है? वो बायर के पोजीशन में आ गया, ये समझो। क्लियर? Effect of stoppage in transit. Contract of sale remains in force and the buyer can ask for delivery for the goods of the payment of the. क्या होता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट हुआ, माल रुक गया, हम फोन करके बायर को बोले बायर हम राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किए थे, तुम पेमेंट किया नहीं है मेरा अकाउंट में अभी तक, जो गाड़ी है वो दुर्गापुर में रुका हुआ है, जब तक तुम पेमेंट नहीं करेगा वो कलकत्ता के लिए नहीं निकलेगा। बंदा पेमेंट कर दिया, अब हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? नहीं, अब हमको भेजना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या अंतर होता है? पहला,
राइट ऑफ लियन में रिटेन कर रहे हैं, राइट ऑफ ट्रांजिट में सामान मेरे से चल गया है, हम वापस मंगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीगेन कर रहे हैं। रिटेन किस में होगा, राइट ऑफ लियन में, और रीगेन किस में होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पोजेशन होना किसमें जरूरी है, लियन में, और राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करना किसमें जरूरी है, राइट ऑफ ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तुम कौन सा राइट लेंगे, लियन, और इंसॉल्वेंट हो गया तो ट्रांजिट। अच्छा, लियन का एंड कब होगा, जब हम ट्रांजिट में माल चढ़ा देंगे, और ट्रांजिट शुरू कब होगा, जैसे ही माल उसमें चढ़ेगा। तो ये सब कुछ वेरी कॉमन बात था। आज हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, कंडीशन वारंटी पूरा डन, यूनिट 2 और यूनिट 4 को स्टार्ट किए। नेक्स्ट क्लास हम यूनिट 4 पे सवाल नहीं पूछेंगे तुम लोग से, यूनिट 1 से पूछेंगे, यूनिट 2 से पूछेंगे। क्लियर है, यूनिट 4 हम फिर से रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, तो पढ़कर आना, फिर से अगला क्लास रिवाइज होगा, कोई डाउट होगा तो लेंगे। कल क्या है, टेस्ट। तुम लोग घर जल्दी जा रहा है, टाइम को यूटिलाइज करना है, टेस्ट का तैयारी अच्छे से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।